1, 2, 3 स्टार्ट। अंततः नया बना विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया। वह स्वीकार भी हो गया। अब प्रतीक्षा है उस पर बहस की। इंडिया भले ही अविश्वास प्रस्ताव को अपनी जीत समझ रहा हो और यह मानकर चल रहा हो कि उसे संसद में अपनी एकजुटता एवं ताकत दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक तो इस प्रस्ताव का गिरना तय है और दूसरे जब इस पर बहस होगी तो इसके भरे पूरे आसार हैं कि सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से इस नए गठबंधन की कथित एकजुटता की पोल भी खोली जाएगी और उसकी आपसी खींचतान को भी उजागर किया जाएगा। इतना ही नहीं, बहस केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि हालिया पंचायत चुनावों के दौरान बंगाल में जो भीषण हिंसा हुई, कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। मोदी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। यह सही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने अपने इस उद्देश्य को हासिल कर लिया कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री को सदन में बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उसने उन्हें अपनी राजनीतिक हठधर्मिता को बेनकाब करने का अवसर भी दे दिया है। विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री के वक्तव्य के साथ करने की अपनी मांग पर महज इसलिए अड़े थे ताकि अपने अहम को तुष्ट करने के साथ यह बता सके कि इंडिया के गठन के बाद वे राजनीतिक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। इसमें संदेह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ऐसा संदेश देने में सचमुच सफल हो सकेंगे। मणिपुर के हालात पर विपक्षी दलों की चिंता एक दिखावा ही अधिक दिखी, क्योंकि यदि वे वहां की स्थितियों को लेकर वास्तव में दुखी और गंभीर होते तो 4 दिन संसद का काम रोककर न तो नारेबाजी में अपनी ऊर्जा खपा रहे होते और न ही गृह मंत्री को सुनने से इनकार कर रहे होते। विपक्ष जो भी दावा करे, सच यही है कि उसने अपने राजनीतिक हित भुनाने के फेर में इस परंपरा की अनदेखी करना पसंद किया कि जिस मंत्रालय का मामला होता है उसके ही मंत्री को उस पर वक्तव्य देना होता है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह पहली बार है जब विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इसके पहले उसने यह काम 2018 में किया था, तब भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा था और इस बार भी ऐसा ही सुनिश्चित सा दिख रहा है, क्योंकि जहां भाजपा के नेतृत्व वाले
राजग के पास लोकसभा में 330 से अधिक सदस्य हैं, वहीं इंडिया के पास इसके आधे भी नहीं है। यह ठीक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया के साथ है, लेकिन यदि वे अपेक्षित संख्या बल प्रदर्शित नहीं कर पाते तो अपनी ताकत दिखाने का उनका दांव उल्टा भी पड़ सकता है। बिहार में गंगा की लहरों पर सैर का आनंद लेने वाले पर्यटकों का ख्वाब शीघ्र पूरा होने वाला है। अगले महीने से भागलपुर और पटना में 300 की क्षमता वाले 2 क्रूज इस सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग और जलमार्ग प्राधिकरण की सराहना की जानी चाहिए। इससे न सिर्फ लोगों को मनोरंजन का एक सुनहरा मौका हाथ लगा है, बल्कि पर्यटकों की आमद से कारोबार रोजगार की उम्मीदों को भी पंख लगा है। पर्यटक गंगा घाट से उतरकर आसपास के प्रमुख स्थलों पर घूमने भी जाएंगे। इससे गंगा घाटों पर और आसपास के पर्यटक स्थलों पर खाना पानी बेचने वालों के लिए अवसर बनेगा। आने जाने के लिए सवारी लगेगी। लोग स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करेंगे, यानी अवसर ही अवसर। लोगों को इस अवसर को भुनाना चाहिए। जलयान के संचालन के लिए घाटों को चिन्हित कर लिया गया है। सीढ़ी घाट रैंप आदि का निर्माण पर्यटन निगम को करना है। इसके साथ ही वहां बाजार लगाने की जगह भी विकसित की जाए। वहां रोशनी बैठने की सुगम व्यवस्था हो। इससे न सिर्फ पर्यटकों को सहूलियत होगी, बल्कि दुकानें भी बेतरतीब नहीं सजेगी। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सुरक्षा अहम मुद्दा है। पर्यटक घाट या पर्यटन स्थल पर निश्चिंत भाव से घूम सकें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। अस्थायी तौर पर यहाँ पुलिस की तैनाती करनी होगी। पर्यटक मित्र जैसी व्यवस्था भी की जा सकती है। पर्यटकों की भीड़ बढ़ेगी तो एक खतरा पर्यटन स्थलों पर गंदगी पसरने का है। कचरा फेंकने की समुचित व्यवस्था हो और इसे ठीक से निस्तारित किया जाए। जहां तहां कचरा फेंकने वाले पर्यटकों और दुकानदारों पर जुर्माने का प्राविधान हो। नमामि गंगा योजना के तहत घाटों पर सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन शौचालय आदि की व्यवस्था पर्यटकों की भीड़ को संभालने लायक है या नहीं, इसे देखना होगा। स्टॉप।